Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. हवेली। शिवम और शिखा हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। शिवम ने शिखा को अपनी बाहों में उठा रखा था। मीरा दोनों की आरती कर रही थी। शिखा ने आरती होने के बाद कहा, आरती करने की क्या जरूरत, हम कोई जंग लड़कर थोड़े आए हैं। तभी एक आवाज आई, जंग लड़कर नहीं पर मौत को हरा कर तो आ रही हो। आवाज सुनते ही शिखा ने मीरा के पीछे देखा। वहां अयान और आरुष के साथ आलोक जी व्हील चेयर पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। शिखा हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोली, आप ठीक हो गए विधायक जी। आलोक जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, अब तुम जल्दी अंदर आओ। उनकी बात सुनकर शिखा शिवम के गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगी थी। शिवम हल्के गुस्से से बोला, क्या कर रही हो बीवी, गिर जाओगी, फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होने का इरादा है क्या, मैं ले चल रहा हूं न। उसके कहने पर शिखा ने मुंह बनाकर उसे देखा। शिवम उसे गोद में लिए अंदर आया और आलोक जी के सामने खड़ा कर दिया। उसके गोद से उतारते ही शिखा झट से आलोक जी के गले लग गई। आलोक जी ने उसके पीठ पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। शिखा उनसे अलग हुई और धीरे से मुस्कुरा दी। उसकी आंखें नम हो गई थीं। सूर्या और शिवानी के जाने के बाद आलोक जी ने ही तो उसे सहारा दिया था। वो उनके लिए बहुत स्पेशल थे। उनसे मिलने के बाद आरुष आगे आकर शिखा के गले लगते हुए बोला, शिखू कैसी है तू। शिखा ने मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपना बता, अकेला आया है इमली और अर्शनी को लेकर नहीं आया। आरुष ने उससे अलग होते हुए कहा, इमली तो यहाँ आने के लिए मेरा दिमाग खा बैठी थी, पर अर्शनी के एग्जाम स्टार्ट हो गए इसलिए वो कुछ दिनों बाद आएगी। शिखा ने सिर हिलाया, फिर सब सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। अंश आरुष के बगल में बैठते हुए बोला, चाचू अब आप आए हो तो अपनी बहू को इस घर में लाने के बाद ही जाना, मतलब मेरे हाथ पीले करने के बाद। सीड आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, ट्विंकल की शादी अभी नहीं होने वाली, इसलिए अपने दिमाग से शादी का ख्याल निकाल दो। आरुष ने भी उसे वैसे ही घूरते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर शादी अभी नहीं होने वाली, आज नहीं तो कल होनी ही है न, और वो भी मेरे भतीजे से ही, तो क्यों ये ट्विंकल का ख्याल अपने दिमाग से निकाले। इनफैक्ट अब आपको ऐसी बातें करना छोड़ देना चाहिए। अरे आप अब ससुर बनने वाले हो, उसके बाद दादा और नाना बनोगे, और बातें देखो अब भी बच्चों जैसी कर रहे हों। आरुष की बात सुन सारे लोग मुंह दबाकर हंसने लगे थे। इमली के साथ का असर आरुष पर अच्छे से हुआ था। अब उसकी जुबान भी केची की तरह चलने लगी थी। सीड अब अकेला पड़ चुका था। उसने अपने स्पोर्ट के लिए शिवा को देखा तो शिवा उसके बगल में आकर बैठ गया और एक बार फिर से उन चारों में बहस होने लगी। मीरा और टिया बाकी लड़कियों के साथ डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा रही थी। ट्विंकल उन्हें लड़ते हुए देखकर टिया से बोली, मॉम, डैड और भाई को प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो दोनों हर टाइम अंश को परेशान करते हैं। उसकी बात पर मीरा ने कहा, बेटा कम तो अंश भी नहीं है, वो भी तो हमेशा सीड भाई से उलझते रहता है। इधर उनके बहस में अयान भी शामिल हो गया था। वो भी अंश और आरुष का साथ देने लगा था। अब रेहान कैसे पीछे रह सकता था। वो भी सीड और शिवा के टीम में शामिल हो गया और उनकी बहस बढ़ने लगी। रोहन और मनन भी उनके बेमतलब की बहस में शामिल नहीं हुए थे। वो दोनों ही उनकी बहस सुनने का मजा ले रहे थे। शिवम थोड़ी देर पहले ही फ्रेश होने के लिए शिखा को कमरे में लेकर गया था। मानवी उनकी लड़ाई देखकर बोली, बड़ी मॉम कहा है, अब सिर्फ वही इनके लड़ाई को रोक सकती है, वरना ये सारे लड़ लड़कर हमारा कान पका देंगे। शिवी शिवा को देख रही थी। शिवा अपनी बहन ट्विंकल के लिए बहुत पॉजिटिव था। उसे इस तरह बच्चों जैसे लड़ता देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। तभी वहां शिखा शिवम के साथ आई। शिवम ने उसे उसकी चेयर पर बैठाया, फिर उनकी लड़ाई सुन सिर हिलाते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया। शिखा ने उनकी बहस सुनी तो उसने एक जोर की आवाज के साथ चम्मच को टेबल पर पटका। आवाज सुनकर सारे आदमियों ने उसे देखा, फिर अगले ही पल सब डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी चेयर पर बैठे दिखे। उनकी स्पीड देखकर नैना ने धीरे से कहा, ये सारे शिखा भाभी से इतना डरते हैं। उनके बिना कुछ बोले ही चुपचाप अपनी चेयर पर आकर बैठ गए। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इन सबको पता है अगर दी
का दिमाग खराब किया तो उन सबको भूखा रहने की पनिशमेंट दे देंगी। नैना ने उसकी बात सुन पर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। सारे लोग अपना अपना डिनर कर रहे थे कि अवध भी आया और अपनी चेयर पर बैठा। शिखा ने उसे एक नज़र देखा तो उसने पलकें झपका दी। शिखा ने उसका इशारा देखकर मन ही मन मुस्कुरा दी। फिर उसने अंश और आरुष को देखते हुए कहा, तुम दोनों चाचा भतीजा। अपना जिक्र सुनकर दोनों ने सिर उठाकर शिखा को देखा। शिखा ने आगे कहा, तुम दोनों खाने के बाद मुझसे मिलो। शादी के पर्पज से अंश और आरुष ने साथ में कहा तो शिखा ने खाते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो, अपना दिमाग बचाकर रखो क्योंकि इसकी खास ज़रूरत पड़ने वाली है। उसकी बात सुनकर सारे आदमी एक्साइटेड हो गए थे। सब समझ गए थे कि अब शिखा अपना वार करने वाली है जो कि खाली बिल्कुल भी नहीं जाने वाला था। नाउ शी इज़ माई डॉटर। हवेली। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद शिवम शिखा को गोद में उठाए कमरे में आ गया था। उसने उसे बेड पर लेटाया और उसके होठों के तरफ झुकने लगा कि किसी ने डोर नॉक किया। आवाज सुनकर शिवम ने आंखें बंद कर ली थी। वही शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, रोमांस करने का भी वक्त होता है, हर टाइम चालू रहोगे तो यही होगा। शिवम खड़ा हुआ और उसे देखने लगा। शिखा ने उसे डोर खोलने का इशारा किया तो शिवम ने झट से झुककर उसके होठों को चूम लिया। शिखा उसे देखते रह गई थी। शिवम ने उसे आई ब्लिंक की और कहा, आ जाओ, कौन है? उसके कहने पर शिवी अंदर आई। उसे देखकर शिखा ठीक से बैठ गई और शिवम भी साइड में खड़ा हो गया। शिवी ने शिखा के पास बेड पर बैठते हुए कहा, कैसी है आप मॉम? शिखा ने सिर हिलाते हुए कहा, नाउ I'm बेटर बेटा, इस बेवकूफ़ इंसान के रहते मुझे क्या ही हो सकता है। उसने शिवम के तरफ इशारा करते हुए कहा तो शिवम ने आंखें छोटी कर ली। वही शिवी ने दोनों को मुस्कुरा कर देखा, फिर कहा, डैड आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं मॉम। आपने नहीं देखा था जब आप गई थी तब इनकी क्या हालत हो गई थी। शिवी ने फ्लो में कह दिया था। वहीं उसकी बात सुनकर शिखा और शिवम दोनों उसे देखने लगे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि शिवी उस वक्त के बारे में बात कर रही थी जब शिखा शिवम से 1 महीने के लिए दूर चली गई थी। पर उस वक्त का जिक्र करने का मतलब था कि शिवी को सब कुछ याद आ गया था। शिवी की याद आने की बात सिर्फ शिवा जानता था। उसकी तरह ही शिवी भी नहीं चाहती थी कि शिवम को उसके पूर्वजन्म की याददाश्त आने के बारे में पता चले, पर उसने इनडायरेक्टली दोनों को हिंट दे दिया था। शिवी को भी होश आया कि उसने फ्लो में क्या कह दिया। वो अपनी बात बदलने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा मतलब जब आप हॉस्पिटल में भर्ती थी और आपका ऑपरेशन हो रहा था तब डैड। माँ। शिवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। शिवम के मुंह से माँ सुनकर उसकी ममता जागने लगी थी। उसने आंखें खोलकर शिवम को देखा और कुछ कहने को हुई कि शिवम ने झट से उसे गले लगा लिया। शिवी से भी अब रहा नहीं गया और उसने शिवम के पीठ पर हाथ रखते हुए हग बैक कर लिया। भले इस जन्म में वो शिवम की बेटी हो, पर एक वक्त था जब शिवम उसका बेटा था। हाँ, उसने उसे जन्म नहीं दिया था, पर उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि शिवम उसका नहीं, मोहिनी का बेटा है। उसने हमेशा उसे एक माँ की तरह ही बहुत प्यार किया था। शिखा दोनों को देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी पर आंखों में एक सूनापन था। उसे जब से शिवा के बारे में पता चला था कि उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद है, तब से ही वो सूर्या और शिवानी का इंतजार करने लगी थी। सूर्या और शिवानी भी एक दूसरे को टूटकर चाहते थे, पर उनका प्यार भी अधूरा रह गया था। इसलिए उसके दिमाग में हमेशा रहता था कि क्या शिवा और शिवी की तरह सूर्या और शिवानी का भी पूर्ण जन्म हुआ होगा। शिखा अपनी सोच में ही गुम थी कि उसकी तृंतरा शिवा के आवाज से टूटी। शिवी और शिवम भी अलग हुए और दरवाजे पर खड़े शिवा को देखने लगे। शिवा ने अंदर आते हुए कहा, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मुझे नहीं पता था कि अंदर परिवार मिलाप चल रहा होगा। शिवम ने कहा, आप यहाँ क्यों आए और आपको नहीं पता किसी के कमरे में भी बिना नॉक किए नहीं जाते हैं? शिवा ने उसे घूरते हुए कहा, मैं यहाँ बिना नॉक किए आया क्योंकि मैंने रिद्धि को यहाँ आते हुए देखा। रिद्धि नहीं शिवी, अगर किसी ने सुन लिया तो फिर उन्हें सफाई देते रहना, और वैसे भी नाउ शी इज़ माई डॉटर, शिवी भत्रा। शिवम ने थोड़े प्राउड से कहा तो शिवा उसे और बुरी तरह से घूरने लगा।
मोहिनी भी राजेश जी के साथ दरवाजे पर आई ही थी कि उसने भी सारी बातें सुनी और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। शिवी ने उसे देखा तो कुछ कहना चाहा पर मोहिनी उसकी बात समझ गई और उसे चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी उनके कमरे में आ गए थे। मनदीप और आलोक जी भी आए थे। शिखा को सबसे पहले दो बातें जाननी थी। पहली, आलोक जी सीढ़ियों से नीचे गिरे कैसे थे, और दूसरी, आज से 25 साल पहले उस एक्सीडेंट के टाइम दुर्गा ने रिद्धिमा से क्या कहा था। शिखा ने सबसे पहले आलोक जी को देखा और कहा, विधायक जी, पहले आप बताएं, आप सीढ़ियों से नीचे कैसे गिर गए थे। आलोक जी ने हल्के गुस्से से कहा, मैं गिरा नहीं था बल्कि गिराया गया था। उस दिन मैं अपने कमरे में था जब दुर्गा ने वीडियो कॉल किया था। उसे पता चल चुका था कि मुझे पता चल चुका है कि उसे भी भूत दिखाई देते हैं और उसने जानबूझकर अपने घर में पूजा करवाकर भूतों के आने जाने पर रोक लगा दी थी, और वो एक्सीडेंट भी उसने जानबूझकर किया था। अयान और आरुष के साथ शिखा के चेहरे पर भी गुस्सा आ गया था। वहीं तीनों जानते थे कि आलोक जी की वो हालत देखकर उन पर क्या गुजरी थी। आलोक जी काफी ऊपर से गिरे थे जिस वजह से उनकी जान पर बन आ गई थी, पर शिखा ने वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर को 10 घंटे के अंदर अंदर बुलाया था और उनका इलाज करवाया था, वरना आज शायद ही आलोक जी सबके साथ रहते। आलोक जी ने आगे कहा, उसे पता था तुम शांत नहीं रहने वाली, तुमने मुझे उस पर नजर रखने को कहा है। वो जानती थी मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, इसलिए उसने हमारे हवेली में रखे एक मेड जो कि उसकी जासूस थी, उससे मुझे धक्का मरवा दिया था। ससुर और बहू एक जैसे हैं। हवेली। आलोक जी की बात सुनकर सबका चेहरा सख्त हो गया था। सारे लोग गुस्से से भर आए थे। शिखा ने शिवी को देखा और कहा, और उस दिन कार में क्या हुआ था। उसका सवाल सुनकर शिवी ने नम आंखों से कहा, उस दिन दीदी ने खुद मुझे सारी बातें बताई थी, शुरू से अंत तक, सब कुछ। अंश ने कहा, तो क्या उन्होंने सच में अपने साथ साथ इनकी भी जान ले ली थी। शिवी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें पूरी तरह आंसुओं से भर गई थी। वो दुर्गा को दिल से अपनी बड़ी बहन मानती थी, पर उसने हर बार उसके साथ गलत ही किया था, और तो और शिवम को भी उससे दूर कर दिया था। शिवी उस वक्त बिल्कुल अकेली थी, पूरी अकेली, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके इस अकेलेपन के पीछे दुर्गा का हाथ होगा। शिवा ने उसका हाथ पकड़ा तो शिवी ने अपनी भींगी पलकें उठाकर उसे देखा। शिवा उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रोने की जरूरत नहीं है रिद्धि, इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, किसी ने नहीं सोचा था कि भाभी इस हद तक जा सकती है। शिवी ने धीरे से सिर हिलाया और अपने आंसू साफ करने लगी। उसी वक्त शिखा का फोन रिंग हुआ। उसने फोन हाथ में उठाया तो किसी अननोन नंबर को स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देखा। अंश और रेहान उसके पास ही थे। रेहान ने उसके फोन पर अननोन नंबर फ्लैश होते देखकर कहा, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है। शिखा मिस्टीरियस स्माइल उसे पास करते हुए बोली, उसी का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कहते हुए उसने कॉल रिसीव किया तो उधर से प्रेम की हंसने की आवाज सुनाई दी। प्रेम ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी है आप क्वीन, मानना पड़ेगा बहुत लकी है आप, गोली लगने के बावजूद भी जिंदा बच गई। प्रेम की बात सुनकर शिवम ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। अगर इस वक्त प्रेम उसके सामने खड़ा होता तो शिवम उसकी वो हालत करता कि वो दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा न हो पाता। शिखा ने भी उसी की तरह जवाब दिया, मिस्टर प्रेम चड्डा, आह। मिस्टर प्रदीप, हम तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझे किसी तोप के सामने खड़ा कर दिया था और मैं तब भी बच गई। यू नो ना, आई एम शिखा शर्मा, मुझे मारने के लिए भी औकात चाहिए जो तुम्हारी न तब थी और न अब तक हुई है। उसका जवाब सुनकर प्रेम के साथ साथ पवन और प्रीति ने भी अपनी मुट्ठी कस ली थी। फोन स्पीकर पर था, इसलिए शिखा की बातें उन दोनों ने भी सुनी थी। वहीं इधर बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। शिवी ने धीरे से शिवा के कान में कहा, शिव, सच में आपकी पसंद बहुत अच्छी है, क्या लड़की ढूंढी है आपने। शिवा ने खुद पर प्राउड करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं शिवशेखर भत्रा हूँ, मेरी पसंद होती ही कमाल की है। तभी दोनों के कानों में शिवम की आवाज आई, वो मेरी बीबी है, भले शादी आपने कराई पर साथ मैंने निभाया है। ओ साथ निभाना साथिया, अगर मैंने इसकी शादी तुमसे प्लेन बना कर न करवाई होती
अगर मैंने तुम्हारे डिस्चार्ज के पेपर को बदल कर शादी के पेपर नहीं रखे होते तो आज भी तुम कुंवारे होते। कोई बाप अपनी बेटी नहीं देता तुम्हें, शिव ने थोड़े एटीट्यूड से कहा। उसकी बात सुन शिवम बुरी तरह चिढ़ गया और उसे घूरने लगा। वहीं बाकी सब ने भी उनकी बातें सुनी। शिवा की आवाज ऊंची हो गई थी जिससे ऑन द कॉल प्रेम, प्रीति और पवन ने भी सुनी। रोहन ने शिवा की बात पर याद करते हुए कहा, नहीं आप गलत कह रहे हो, आपको याद नहीं, शायद मैं याद दिलाता हूँ। सर की शादी मिस टिया से तय थी, अगर आप इनकी शादी नहीं भी करवाते तब भी सर की शादी हो ही जाती। अंश ने इस पर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहा, तब तो ये ससुर जी के बेटे न होकर मामा जी के बेटे होते, मतलब मेरे बड़े भाई होते। सीड को पहले तो बहुत गुस्सा आया पर फिर उसने अंश की बात सुनकर कहा, काश ऐसा होता, तब तो शिवी मेरी बेटी होती। मैं शिवी को भी अपनी टिवंकल की तरह बहुत प्यार से रखता पर पता नहीं ऊपर वाले ने किस बात की सजा दी मुझे और इन्हें मेरी जिंदगी में भेज दिया। जब से मेरी जिंदगी में आया मेरे हंसते गाते जीवन का सत्यानाश कर रखा है। शिवा आंखें छोटी कर सीड को देखने लगा था। वही शिखा रोहन को देख रही थी। रोहन इस बात से अनजान फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अरे पर जब तुम्हारी शादी टिया से होती ही नहीं तो शिवी तुम्हारी बेटी कैसे बनती? टिया की शादी तो सर से हुई होती ना। शिखा ने कहा, रोहन इधर आओ। रोहन ने सिर हिलाया और उसके पास गया। शिखा ने उसे झुकने का इशारा किया तो वो झुक गया। उसे झुकते देखकर राजेश जी और रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी वहां एक थप्पड़ की आवाज गूंजी और रोहन ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। वो पलकें झपकाते हुए शिखा को देखने लगा था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे थप्पड़ किस बात के लिए पड़ी। उसने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। शिवा ने सीड का हाथ पकड़ा और उसे शिखा के सामने खड़ा करते हुए बोला, एक थप्पड़ जरा इनके कान के नीचे भी लगा दीजिए, जब देखो तब मुझे ताना मारते रहते हैं। शिखा ने कहा, मैं क्यों मारूं इसे, आप टिया को बोलो वो मारेगी। शिवा ने कहा, मॉम से तो मैं पिटवाऊंगा ही पर उनके हाथ से जोरों की लगेगी नहीं न, इसलिए आप मार दो। सीड खुद को छुड़वाते हुए बोला, अरे कैसे बेटे हो तुम, अपने ही सगे बाप को पिटवा रहे हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें। फैमिली मेलोड्रामा, हवेली। शिवा ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों आपको शर्म आती है, जब देखो तब मुझे ताना मारते रहते हैं। अरे पहले आप लखपति थे पर मैंने, आपके बेटे ने आपको करोड़पति बना दिया। सीड ने भी उसे उसी तरह घूरते हुए कहा, हाँ तो कौन सा सारे पैसे मुझे दे दिया तुमने, खुद ही तो खा पी कर उड़ाते हो, रात कहीं तो दिन कहीं गुजरती हैं तुम्हारी। जितने पैसे तुमने नाइट बार में उड़ाए हैं न, अगर उससे आधा भी मुझे दिया होता तो अब तक मेरे पास कोहिनूर हीरा आ गया होता। दोनों बाप बेटे एक बार फिर से एक दूसरे से लड़ने लगे थे। वही नाइट बार की बात सुनकर शिवी का चेहरा गुस्से से भर गया था पर फिलहाल वहाँ सारे लोग थे इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, पर बाद में वो शिवा की अच्छी खासी क्लास लगाने वाली थी। वही इनकी बातें सुनकर प्रीति, पवन और प्रेम का दिमाग खराब होने लगा था। पवन ने गुस्से से पास पड़ी टेबल को लात मारते हुए कहा, तुम दोनों बाप बेटे लड़ना बंद करो वरना क्या। सीड और शिवा ने एक साथ फोन को घूरते हुए कहा। पवन ने इस पर कहा, वरना तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और शिखा तुम इस बार बच गई पर अब। उसकी बात कंटिन्यू करते हुए रेहान और अंश ने बोरियत से कहा, पर अब आगे नहीं बच पाओगी, अगली बार मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अंश ने कहा, ओए अंकल, यही कह रहे थे ना आप, एक ही घिसा पिटा डायलॉग इस्तेमाल करते हो, अरे कुछ नया ट्राई करो। रेहान ने प्रेम चोपड़ा की तरह अपने खोपड़ी पर हाथ मारते हुए बोला, प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हाय। अंश और रेहान की बात सुनकर सब हंसने लगे थे। सबकी हंसी सुनकर प्रेम को गुस्सा आने लगा था। उसका गोरा चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था। ट्विंकल कंफ्यूज होकर बोली, पर इनका नाम तो पवन है न, प्रेम तो इनके बेटे का नाम है। अंश ने प्यार से उसके गाल पिंच करते हुए बोला, हाय मेरी जाने जहान तुम कितनी भोली। रेहान भाई ने प्रेम का ही मजाक उड़ाया है, दोनों बाप बेटे एक जैसे बेवकूफ है, बिल्कुल नॉनसेंस है दोनों। अंश की बातें उन तीनों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी।
तीनों बुरी तरह चीर चुके थे। शिव ने अंश का हाथ ट्विंकल के गालों से हटाया, फिर उसे अपने पीछे करते हुए बोला, इन हाथों को काबू में रखो तुम, वरना हाथ तोड़ दूंगा। क्या आप भी वही पुराना डायलॉग चिपका रहे हो? अंश ने हंसते हुए कहा ही था कि अचानक उसे अपना हाथ मुड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने झट से शिवा को देखा और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोला, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, आगे से ध्यान रखूंगा। शिवा ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, अपनी इस छोटी सी जुबान को कंट्रोल में रखो, वरना ये हाथ तोड़ दूंगा। तू भी वही पुराना डायलॉग चिपका, रेहान ने पीछे से कहा तो शिवा ने चिढ़ते हुए कहा, भाई तू मेरे साथ है या इसके साथ? रेहान झट से आगे आते हुए बोला, भाई मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे पता है न, हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिर उसने रोहन को देखा और शिवा के गले से लगते हुए गाया, एक तू ही यार, मेरा सब रिश्ते हैं दिखावे के। इसकी तो। रोहन ने दांत पीसते हुए इतना कहा ही था कि किसी ने उसके सर पर चपत लगाया। रोहन ने अपना सिर सहलाते हुए पलटकर देखा तो उसे अपने पीछे कोई नहीं दिखा। वो कंफ्यूज होकर आसपास देखने लगा। शिवी ने कहा, आपको आपके पापा ने मारा है, वो आपसे पीछे ही खड़े हैं। शिवी की बात सुन अंश झट से आलोक जी के पास चला गया। वो उनके पीछे छिपकर राजेश को देखने की कोशिश कर रहा था। वही रोहन ने चिढ़ते हुए कहा, पापा मुझे क्यों मारा, मैंने क्या किया? चुप नालायक, बाप से जुबान लड़ाता है, राजेश जी ने एक और चपत उसके सिर पर लगाते हुए कहा तो रोहन बेचारा बच्चों की तरह मुंह बनाकर शिवम के पास चला गया। अब जब सारे बाप बेटे आपस में लड़ रहे थे तो अयान और अंश क्यों पीछे रहते हैं? थोड़ा लड़ना तो उनका भी बनता था। अयान ने अंश को आलोक जी के पीछे डर कर खड़े देखा तो उसने कहा, एक मेरे सुपुत्र को देखो, शादी करने के लिए मरा जा रहा है पर बच्चों की तरह अपने दादाजी के पीछे छिपकर खड़ा है। अंश ने चिढ़ते हुए कहा, डैड यहाँ अपने बेटे को ताना मारने की कंपटीशन नहीं चल रही जो आप भी शुरू हो रहे हों। फिर उसने आलोक जी को देखा और कहा, दादू आप भी रेहान भाई के दादू की तरह अपने बेटे को एक लगाओ न, जब देखो तब आपके इतने हैंडसम प्यारे भोले भाले पोते को सुनाते रहते हैं। अयान ने कहा, तुम विधायक जी को क्यों बोल रहे हो, हिम्मत है तो मुझसे बात करो ना। आलोक जी ने भी उसे उसकी ही टोन में कहा, और तुम क्यों उसे बोल रहे हो, तुम में हिम्मत है तो मुझसे बात करो ना। अयान ने कुछ कहना चाहा कि आलोक जी ने उसे घूर कर देखा। उनके घूरने से वो चुप हो गया। तभी आरुष ने कहा, चलो देर से ही सही पर भाई आपसे डरे तो, काश ये डर पहले आया तो मुझ पर इतना जुर्म नहीं होता। अयान ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा तो वो इधर उधर देखने लगा। यहाँ कोई और कुछ बोलता उससे पहले प्रीति की आवाज आई, तुम सब चुप करो और तुम शिखा, अच्छा हुआ तुम बच गई क्योंकि तुम्हारी जान तो मैं अपने हाथों से लूंगी। प्रीति की बात सुनकर सारे लोग फोन को देखने लगे थे। उसकी इस बात का जवाब देते हुए शिखा ने कहा, ठीक है चलो आमने सामने मुकाबला करते हैं, कल तुम्हें सोने नहीं दूंगा। हवेली, रात का वक्त। शिवी अपने कमरे के बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। उसके सामने बार बार शिखा और शिवम का चेहरा आ रहा था। शिखा ने प्रीति को चैलेंज कर दिया था। उसने साफ तौर पर कह दिया था कि वो बहुत जल्द उसे खत्म कर देगी, पर शिवी को न जाने क्यों शिखा और शिवम के लिए बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे डर सा लग रहा था। वो एक बार फिर से सब कुछ खोकर अकेली नहीं होना चाहती थी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने पलटकर नहीं देखा बल्कि अपना सिर पीछे के तरफ झुकाकर एक मजबूत सीने पर टिका दिया। शिवा ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या सोच रही हो, सुबह से देख रहा हूँ तुम परेशान सी लग रही हो। शिवी चांद देखते हुए बोली, आपको पता है शिव, मैंने कई रातें जागकर यूं ही चांद को देखते हुए गुजारे हैं, इस उम्मीद में कि आप एक ना एक दिन आओगे, इस गिल्ट में कि मैंने आपको उस दिन रोका नहीं। अगर मैंने उस दिन आप पर भरोसा किया होता तो आज हालत ऐसे न होते। शिव ने उसे अपनी तरफ घुमाया, फिर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर एक बार कहता हूँ, इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। रिद्धि, उस वक्त उन तस्वीरों को देखकर किसी भी पत्नी का विश्वास अपने पति से डगमगाता ही,
तुमने कुछ नहीं किया और बात रही इंतजार की तो तुम्हें पता है तुम जब भी बालकनी में खड़ी होकर चांद को देखती थी तब तब मेरी नज़रें तुम पर हुआ करती थीं। मैं घर के अंदर आ नहीं सकता था पर मैं तुम्हें हमेशा हर रोज देखा करता था। शिव की बातें सुनकर शिवी के होठों पर मुस्कान आ गई थी। शिवा जानता था शिवी, शिखा और शिवम के लिए परेशान है इसलिए वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। शिवा उसके होठों के ऊपर झुकते हुए शरारत से बोला, और पता है मैं जब भी तुम्हें देखता था तुम मुझे पहले से और ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी। शिवी के गाल लाल होने लगे थे। वो शर्मा कर अंदर जाने को हुई कि शिवा ने उसके सूट के दुपट्टे को पकड़ लिया। ये एहसास होते ही शिवी की सांसें तेज होने लगी थी। वो अपना दुपट्टा छुड़वाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में बोली, शिव छोड़िए क्या कर रहे हो आप, मुझे सोने जाने दीजिए। शिवा उसके करीब आते हुए बोला, मैं भी सोने की ही तैयारी कर रहा हूँ। कहते हुए उसने शिवी को गोद में उठा लिया और बेड पर ले जाते हुए बोला, अब से हमारी हर रात साथ गुजरेगी, मैं और अकेले नहीं रहना चाहता। उसने शिवी को बेड पर लेटाया फिर खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने को हुआ कि शिवी ने अचानक उसके सीने पर हाथ रख दिए और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, पहले ये बताए आपने कितनी रात नाइट क्लब और बार में गुजारी है, कितने पैसे उड़ाए हैं अब तक आपने। शिवा ने उसे देखा। शिवी का चेहरा गुस्से से भर गया था। उसे अचानक सीड की बात याद आ गई थी। शिवा ने अपना सलाइवा गटकते हुए मन में कहा, डैड ने भी अच्छा बदला लिया है मुझसे, जानबूझकर मेरी रिद्धि को भड़का दिया। तभी शिवी ने उसे जोर से धक्का दिया जिससे शिवा सीधे बेड से नीचे फर्श पर जा गिरा। उसने तुरंत कहराते हुए कहा, आह रिद्धि क्या कर रही हो तुम। रिद्धि ने हल्के गुस्से से कहा, जो भी कर रही बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। बहुत रात आपने आयाशी करके गुजार ली, अब आज की रात आप नीचे फर्श पर गुजारिए। कहते हुए उसने एक पिल्लो उठाकर नीचे उसके पास फेंक दिया। शिवा आंखें फाड़े उसे बेयकीनी से देख रहा था। वो रिद्धि को गौर से देखते हुए बोला, तुम मेरी रिद्धि नहीं हो, मेरी रिद्धि को तो सिर्फ खाना बनाने और शर्माने आता था। रिद्धि ने एटीट्यूड से कहा, सही कहा, अब मैं वो रिद्धि नहीं जिसे आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेंगी। अब मैं द शिखा शर्मा और द शिवम बटर की बेटी शिवी बटर हूँ। अब आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। शिवा उसे मुंह खोले देख रहा था। वाकई इस वक्त शिवी बिल्कुल शिखा और शिवम की बेटी लग रही थी। उन दोनों की तरह ही उसके चेहरे पर उसका गुस्सा और एटीट्यूड झलक रहा था। शिवा ने उसे मनाने के लिए नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, सोच लो अगर तुमने मुझे जल्द से जल्द बेड पर वापस नहीं बुलाया तो मैं फिर कभी तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। शिवी करवट बदलते हुए बोली, ये धमकी और झूठी नाराजगी अपने पास रखिए, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको, आप कल दोबारा जरूर आएंगे। शिवा उसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दिया। दोनों जानते थे शिवा कभी उससे दूर नहीं रह सकता था। शिवा ने पिलो को अपने सिर के नीचे रखते हुए कहा, ठीक है पर सिर्फ आज के लिए, कल से मैं तुम्हारे साथ बेड पर ही सोऊंगा, वरना अगर तुम चाहो तो मैं सारी रात तुम्हारे ऊपर भी सो सकता हूँ। उसकी बेशर्मी भरी बात सुनकर शिवी ने ब्लैंकेट से अपना मुंह छिपाते हुए कहा, सो जाए, गुड नाइट। शिवा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट, आज सो जाओ क्योंकि कल मैं पक्का तुम्हें सोने नहीं दूंगा। शिवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शर्मा कर ब्लैंकेट और सो गई। शिवा ने भी एक नज़र उसे देखा फिर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ प्रीति ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके कानों में शिखा की बातें गूंज रही थी। वो गुस्से से उठी और अपने कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर आकर वो चले जा रही थी। तभी उसने प्रेम के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। वो किसी लड़की के करहाने की आवाज थी। उसने गुस्से से पैर पटका फिर आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे आने पर पवन का कमरा आया। उसके कमरे से भी लड़की की आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर प्रीति ने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से सीढ़ियां उतरने लगी। वो मेन दरवाजे से बाहर निकलने लगी कि अचानक सामने से आ रहे इंसान से टकरा गई। उत्तराखंड। प्रीति नशे में चूर गुस्से से जा रही थी कि अचानक वो किसी से टकरा गई। टरकाने के वजह से वो गिरने को हुई कि किसी के मजबूत हाथों ने उसे कमर से थाम लिया।
प्रीति ने गिरने के डर से आंखें बंद कर ली, पर जब उसे गिरने का एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोलकर देखा। आंखें खोलते ही उसके सामने एक हैंडसम चेहरा आया। उसे देख प्रीति कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह गई। उसे बचाने वाले इंसान ने उसे सही से खड़ा करते हुए कहा, आप ठीक है ना मैम, आपको लगी तो नहीं? प्रीति अपनी अंधुली आंखों से उसे देखते हुए बोली, नहीं अमोक, पर तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। वो लड़का जो कि 26-27 साल का लग रहा था, गोरा रंग, अच्छी हाइट और बॉडी के साथ वो काफी हैंडसम दिख रहा था। उसने कहा, मैं नितिन, आपका ड्राइवर। प्रीति की पलकें भारी होने लगी थी। वो मदहोशी से बोली, मेरा ड्राइवर? पर मैंने तो कभी तुम्हें यहाँ देखा ही नहीं। नितिन ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, मैं तो पिछले 6 महीने से आपका ड्राइवर हूँ, पर शायद आपने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने अपने मन में कहा, और ध्यान नहीं दिया इसलिए यहाँ तक आना पड़ा मुझे। बस नितिन, तू घबरा मत, जैसा कहा गया है वैसा कर, बी कॉन्फिडेंट। प्रीति ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर एकदम से कहा, नितिन, क्या आज की रात तुम मेरे साथ बिताओगे? क्या? नितिन ने अवाक होकर कहा। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। प्रीति ने फिर से कहा, बेहरे तो नहीं लगते तुम। मेरी बात सुन ली है तुमने, मुझे पता है। अब जल्द से जल्द जवाब दो, क्या आज की रात तुम मेरे साथ बिताओगे? नितिन अब भी भूत बने खड़ा था। प्रीति ने उसे कुछ पल देखा, फिर उसके करीब जाकर अपने टो के सहारे खड़ी होते हुए उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। प्रीति के होठों को महसूस करते ही नितिन को 440 वोल्ट का झटका लग गया था, पर धीरे धीरे वो प्रीति के किस में खोने लगा था। प्रीति कुछ पल बाद उससे दूर होते हुए बोली, ना से यस या नो। नितिन ने उसे देखा, फिर सिर झुकाकर बिना कुछ कहे उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। वो उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। उसके किस में कुछ जादू सा था जिसमें प्रीति अपना वजूद ही भूलने लगी थी। उसके दिल में जो आज लगी पड़ी थी, उसकी तड़प और प्यासे जीवन को जैसे अमृत मिल गया था। उसके हाथ धीरे धीरे नितिन के गले में चले गए थे। वही नितिन के हाथ उसके कमर पर मजबूती से लिपटे पड़े थे। उसने किस करते हुए ही प्रीति को दीवार से लगा दिया था। दोनों एक दूसरे की तड़प को शांत कर रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए पैशनेट किस करने लगे थे। रात का वक्त था, इसलिए चारों तरफ अंधेरा था। इस वक्त उनके अलावा और कोई भी वहां नहीं था, बस एक काली परछाई थी जो एक कार के पास खड़ी उन्हें देख रही थी। उस परछाई की नजरें प्रीति पर टिकी हुई थी। उसे देखते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई थी। वो पीछे पलटा, फिर वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। इन सब से अनजान प्रीति और नितिन एक दूसरे में खोए हुए थे। कुछ देर तक जब प्रीति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो नितिन ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके गले पर किस करने लगा। प्रीति गहरी सांसें लेते हुए बोली, ऊपर, मेरे कमरे में चलो। नितिन ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उसे ब्राइडल स्टाइल से गोद में उठाकर उसके कमरे में ले आया। उसने उसे बेड पर लेटाया, फिर अपनी शर्ट उतारकर नीचे फेंक दिया। उसने झुककर एक हाथ प्रीति के सिर के बगल में रखा और फिर धीरे धीरे उस पर झुकते चला। धीरे धीरे दोनों के कपड़े बेड से नीचे गिरने लगे थे। नितिन उसके गले और कंधों से होते हुए कॉलर बोन और फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगा था। उसके हाथ और उसके होठ बिना रुके प्रीति के पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। कुछ ही पल में प्रीति की सिसकियां गूंजने लगी थी, जो साफ तौर पर बता रही थी कि उसे नितिन का साथ कितना अच्छा लग रहा था। नितिन की सांसें भी भारी होने लगी थी। कुछ घंटों बाद प्रीति ने उसे रुकने को कहा था, पर नितिन ने नमे सिर हिलाया और उसे प्यार करता रहा। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो जन्मों का प्यासा हो और आज उसे पानी नसीब हुई हो। रात की किस पहर वो प्रीति से अलग हुआ, उसे खुद भी होश नहीं था। प्रीति तब तक गहरी नींद में सो चुकी थी। नितिन ने उसके फोरहेड पर किस किया, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। दूसरी तरफ हवेली में सारे लोग सो रहे थे, पर नैना अवध से मुंह फेरे बैठी थी। उसकी आंखें नम थी और वो अपने दुपट्टे को हाथ में पकड़े मुड़ रही थी। अवध भी उसके साथ सोफे पर बैठा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने हाथ में पकड़े फाइल को टेबल पर रखकर नैना के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, नैना,
तुम्हें इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहती तब भी मैं बच्चा नहीं करने वाला था। नैना ने उसे देखा तो अवध ने कहा, देखो तुम कोई फिल्मी दुनिया में नहीं हो जहां आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, हम असल जिंदगी में। और तुम प्रैक्टिकल सोचो, अगर इस उम्र में बच्चा होता भी है उसे कौन संभालेगा। और उससे भी जरूरी बात, तुम मुझे जानती हो, मेरी जिंदगी आज है कल नहीं। मैं तुम्हारे साथ, हमारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए बच्चे को अडॉप्ट कर सकता हूँ, पर तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है इसलिए मेरा प्यार कम हो जाएगा। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं बता दूं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता है। आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। अवध का लव कन्फेशन सुनकर नैना के आंखों से आंसू बह निकले थे, साथ ही उसके होठों पर मुस्कान भी आ गई थी। अवध ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए, फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। नैना ने भी उसके सीने पर सिर रखते हुए आंखें बंद कर ली थी, पर अवध उसके बालों को सहलाते हुए कुछ सोचने लगा था। अगली सुबह प्रीति की आंखें खुली तो उसे अपनी बॉडी के ऊपर किसी का भार महसूस हुआ। उसने सिर झुकाकर देखा तो पाया उसके सीने पर सिर रखे नितिन गहरी नींद में सो रहा था। नितिन को देखकर प्रीति कुछ पल उसके चेहरे को ही देखते रह गई थी। फिर उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, खुद को अपने कमरे में पाकर और अपने और नितिन के कपड़े चारों तरफ फैले देखकर उसे कल रात की गई अपनी हरकत याद आई। उन सारी चीजों को याद करते ही वो पहले हैरान रह गई थी, क्योंकि उसने आज तक शिव के अलावा किसी और को देखा तक नहीं था, तो फिर वो ऐसे कैसे किसी लड़के के साथ ये सब कर सकती थी। इसके बाद उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। उसने फिर से सिर झुकाकर अपने सीने पर सिर रखे सुकून से सो रहे नितिन को देखा, फिर गुस्से से उसे जोर से धक्का दिया। अचानक और नींद में होने की वजह से धक्का लगने से नितिन बेड से नीचे फर्श पर जा गिरा। गिरने की वजह से उसके मुंह से आह निकल पड़ी थी और उसके साथ ही उसकी नींद भी उड़ गई थी। उसने प्रीति को देखा जो ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए बेहद गुस्से से उसे घूर रही थी। उसे देखकर नितिन ने नीचे बैठे हुए ही कहा, मैडम आप सुबह सुबह कुश्ती क्यों लड़ रही हैं मुझसे? अगर मेरे हाथ पैर पेकचा हो जाते तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता? बच्चा? तुम्हारे बच्चे भी हैं? प्रीति ने हैरानी से कहा तो नितिन ने हल्का शर्माते हुए कहा, नहीं, अब तक तो नहीं है, पर कभी तो होंगे ना। उसकी बात सुन प्रीति का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गया और वो उसे घूरते हुए बोली, जस्ट स्टॉप, उठो और निकलो यहाँ से। नितिन ने उसका गुस्सा देखकर जल्दी से सिर हिलाया, फिर उठने को हुआ कि कुछ याद करते हुए बोला, पहले आप आंखें बंद करो। प्रीति अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोली, और वो क्यों करूं? नितिन ने हल्का शर्माते हुए कहा, वो दरअसल मेरे कपड़े। कहते हुए उसने बेड के सामने देखा जहां उसके कपड़े पड़े हुए थे। प्रीति ने कहा, रुको मैं देती हूँ, कहकर उसने ब्लैंकेट ओढ़ा और बेड से उठने को हुई कि उसे अपनी बॉडी में एक तेज दर्द महसूस हुआ और वो वापस बेड पर बैठ गई। नितिन ने उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें देखी तो झट से उसकी फिक्र करते हुए बोला, आपको दर्द हो रहा है क्या मैडम? सॉरी, शायद मैं कल कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। कुछ ज्यादा? प्रीति ने तंज कसते हुए कहा, फिर उसके कपड़े उसे देकर आंखें बंद कर बैठ गई। नितिन नीचे बैठे बैठे ही जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना लगा। कुछ पल बाद वो शर्ट की बटन लगाते हुए कहा, हो गया मेरा मैडम। प्रीति ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से उठकर वॉशरूम जाने लगी कि उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिरने को हुई, पर नितिन ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर वॉशरूम के दरवाजे को, फिर उसने कुछ कहे बिना ही उसे गोद में उठा लिया और वॉशरूम के अंदर लेकर चला गया। प्रीति उसे एक टक निहार रही थी, पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखें नितिन से हटने को तैयार नहीं थी। नितिन ने उसे बाथटब में बैठाया, फिर पलट कर जाने लगा कि प्रीति ने पीछे से कहा, कल जो भी हुआ उसे बस वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाना और किसी से भी इस बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। नितिन रुककर उसकी सारी बातें सुन रहा था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिना उसे एक नज़र देखे ही आगे बढ़ गया, फिर वॉशरूम से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर दिया। वो जैसे ही कमरे में आया उसकी नज़र बेड पर पड़ी।
बेड पर बने निशान देखकर उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान तैर आई थी। उसने सिर हिलाया, फिर कमरे से बाहर निकल गया। वही प्रीति ने बाथटब में गर्म पानी भर कर बैठी थी। वो आंखें बंद किए अब खुद को कोसने लगी थी। हवेली। सूरज की किरणें रेहान के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। उसने करवट बदलना चाहा कि अचानक उसे अपनी पीठ अकड़ी सी महसूस हुई। उसने झट से अपने कमर पर हाथ रखते हुए आसपास देखा तो पाया वो नीचे फर्श पर सोया हुआ था। खुद को फर्श पर पाकर उसने कल रात की बात याद की, कैसे मानवी ने उसे भी बेड से नीचे गिरा दिया था और उसे वहीं सोने का आदेश दे दिया था। रेहान अपनी कमर सहलाते हुए उठकर बैठ गया। फिर उसने सिर घुमाकर बेड को देखा जिस पर मानवी अब भी मजे से सो रही थी। उसे सोता देख रेहान ने अपनी आंखें छोटी कर ली, फिर मुंह बनाते हुए खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। वो कुछ ही कदम आगे आया था कि उसे शिवी के कमरे से बाहर निकल रहे शिवा को देखा। शिवा ने भी अपने कमर पर हाथ रखा हुआ था। आखिर उसने भी सारी रात नीचे फर्श पर जो बिताई थी। तभी शिवा की भी नजरें रेहान पर पड़ी और वो भी उसे देखते ही सारा मंजरा समझ गया। दोनों किसी तरह अपनी कमर और पीठ को सहलाते हुए अपने कमरे में जाने लगे कि दोनों ने सीड और रोहन को देखा जो बातें करते हुए उनके तरफ ही आ रहे थे। दोनों को अपनी तरफ आता देखकर दोनों झट से सही तरीके से खड़ा हो गए थे, क्योंकि दोनों ही अपने अपने पूजनीय पिताजी को भली भांति जानते थे। वो दोनों ही अपने बेटों का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तब तक सीड और रोहन भी उनके पास गए। दोनों ने अपने दोनों नवाजों को देखा तो उन्हें कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग आई, पर वो कुछ कहते उससे पहले नीचे से शिखा की आवाज आई, सारे लोग नीचे आओ और जल्द से जल्द। शिखा अपना ऑर्डर देकर चली गई थी। सीड और रोहन ने उन्हें देखा, फिर दोनों वहां से निकल गए। उनके जाते ही शिवा और रेहान ने जैन की सांस ली और फिर से अपने कमर और पीठ को पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त एक आवाज आई, कमर पकड़कर क्यों खड़े हो दोनों बेस्टी। आवाज सुनकर दोनों ने आंखें मिचली और एक बार फिर से सीधा खड़ा हो गए, पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि देखने वाले ने तो उन्हें देख लिया था। हवेली। शिवा और रेहान दोनों अपना चेहरा सख्त किए खड़े थे। दोनों ही ऐसी शकल बनाकर अपने सामने खड़े इंसान को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर अंश डरने वालों में से कहा था। वो दोनों के सामने खड़ा दोनों को अपनी पैनी नजरों से घूर रहा था। अंश ने कहा, आप दोनों इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? किस हालत में? दोनों ने साथ में कहा। अंश ने फिर से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही कि दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाद में बात करते हैं, क्वीन ने सबको बुलाया है। कहकर दोनों ने अंश को इग्नोर किया और फटाफट वहां से गायब हो गए। अंश बेचारा बस उन्हें देखते रह गया था। वहीं नीचे अवध और शिखा गार्डन में खड़े थे। अवध ने शिखा को सब कुछ बता दिया था। शिखा ने कहा, आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है, अगर तुम चाहो तो मैं नैना का चेकअप कर सकती हूँ। उसकी एज इतनी भी नहीं हुई है और वो हेल्थी भी लगती हैं, मेरे ख्याल से वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अवध ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है, हम दोनों को ही बच्चा नहीं चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है। शिखा ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव करते हुए फ़ोन को कान से लगाया, फिर उधर की बातें सुनकर उसने ऑक कहा और कॉल कट दिया। प्रीति का विला। प्रीति ने फ्रेश होकर पेनकिलर ले लिया था। वो अपने फ़ोन में देखते हुए सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक उसका पैर स्लिप हुआ और वो गिरने को हुई, पर तभी उसे किसी ने थाम लिया। प्रीति की आंखें बंद हो गई थी, पर उसे किसी के सख्त हाथ अपने कमर पर महसूस हो रहे थे। अचानक उसे वो हाथ कसता सा महसूस होने लगा। उसने झट से अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े इंसान को देखा। उसके सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था जिसकी उम्र कम से कम भी 50 साल के आसपास होगी। सांवला रंग, कालो कपड़ों के साथ उसकी अजीब सी आंखें देखकर प्रीति को अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। वो उससे दूर होने की कोशिश करने लगी थी। उस आदमी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए प्रीति को छोड़ा तो प्रीति तुरंत उससे 4 कदम पीछे हट गई। वो उससे देखते हुए बोली, आप कौन? वो आदमी प्रीति को गौर से देखते हुए बोला, काल नाम है हमारा, और आप प्रीति हैं न, पवन की बेटी और प्रेम की बहन। प्रीति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा,
हाँ, आप बैठिए, मैं डैड और भाई को बुलाती हूँ। काल ने सिर हिलाया तो प्रीति पवन और प्रेम को बुलाने चली गई। काल उसे जाते हुए देख कर रहा था, उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान थी। हवेली में शिखा अपने कमरे में बैठी कॉफी पी रही थी कि अचानक वहां राजेश और मोहिनी प्रकट हो गए। दोनों के आने का एहसास शिखा को हो गया था, इसलिए उसने अफसोस से आंखें बंद करते हुए कहा, आप दोनों हमेशा कभी भी दरवाजे से क्यों नहीं आते? राजेश जी ने झट से कहा, बहू रानी मैं नहीं, मोहिनी जी ने मुझे यहाँ लाया है। ये जब भी मुझे अपने साथ गायब करती है मैं डायरेक्ट आपके कमरे में आ जाता हूँ। मोहिनी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, हाँ वो मेरा जादू गलत काम कर जाता है तो मैं क्या करूँ? वैसे मैं शिवी के पास जा रही हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है कर लो। कहते हुए उसने शिखा को देखा जो गौर से उसे देख रही थी। उसे देखते ही वो झट से वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद शिखा ने राजेश जी से कहा, कहिए क्या खबर है? राजेश जी उसके पास वाले सिंगल सोफे पर बैठते हुए बोले, बहू रानी खबर तो आपको भी मिल ही चुकी है, वो शैतान काल आज पवन और उस प्रदीप से मिलने उनके विला गया है। शिखा ने कॉफी की एक शिप लेते हुए कहा, हाँ पता चला मुझे। अच्छा है, उन्हें प्लेन बनाने दीजिए, हम हमारे प्लेन पर काम करेंगे। राजेश जी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए बोले, आह बहू रानी एक बात पूछूं आपसे? शिखा ने पूछने का इशारा किया तो राजेश जी ने कहा, आपको क्या लगता है आप जो सोच रही है और जो कर रही है वो काम आएगा? हम सब जानते हैं वो लोग कितने गिरे हुए हैं, ऐसे में उन्हें मौका देना। शिखा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर इंसान एक मौका डिजर्व करता है। वैसे भी कुछ रिश्ते जो दिल से जुड़े होते हैं उनमें नफरत लाया से न लाई जा सकती है। राजेश जी उसकी बात समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, फिर दोनों कुछ बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ शिवी अपने कपड़े कबर्ड में अरेंज कर रही थी कि मोहिनी वहां आ गई। मोहिनी को देखकर शिवी के होठों पर मुस्कान आ गई। वो बोली, बहुत दिनों बाद आप आई, कहा थी इतने दिनों से। मोहिनी सोफे पर बैठते हुए बोली, बस कुछ जरूरी काम में उलझी हुई थी। वैसे तुम बताओ, मैंने सुना तुम्हें सब कुछ याद आ गया। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कुछ पल रुक कर बोली, डैड को पता चल चुका है कि रिद्धि उनकी माँ नहीं थी। मोहिनी ने उसे देखा और कहा, नहीं, तुम गलत कह रही हो, रिद्धि ही उसकी माँ है। मैंने तो बस जन्म दिया था, पर रिद्धि यानी कि तुमने उसे अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया, ये जानते हुए भी कि वो किसका बेटा है, किसका खून था, तब भी तुमने कभी उससे नफरत नहीं की, हमेशा उसे प्यार ही किया और आज भी करती हो। रिद्धि मोहिनी को ही देख रही थी। मोहिनी अपने इमोशन कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो कर नहीं पा रही थी। उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसके चेहरे पर दिखी जा रही थी। रिद्धि ने कहा, वो जानना चाहते हैं कि उनकी माँ कौन है, पर न वो मॉम से पूछते हैं और न ही शिव से, और न ही वो खुद से इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहिनी फीकी हंसी हंसते हुए बोली, क्योंकि वो डरता है। वो जानता है शिव का बहुत लड़कियों के साथ रिश्ता था और उनमें से ज्यादा डर उस बदनाम गालियों की ही लड़कियां थी। अब उसे डर है कि कहीं वो उनमें से ही किसी एक का बेटा ना हो। प्रीति एंड नितिन्स रोमांस इन द कार। रात का वक्त। प्रीति अपने कमरे में रेडी हो रही थी। उसने बहुत खूबसूरत गोल्डन करल की शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। वो रेडी हुई और एक बार खुद को मिरर में देखकर कमरे से बाहर निकल गई। वो नीचे हॉल में आई कि पवन ने उसे देखा। वो उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें इस वक्त कहीं नहीं जाना चाहिए, जानती हो ना शिखा मौके की तलाश में है। प्रीति ने बेफिक्री से कहा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, शिखा कभी कुछ गलत नहीं करती। वो मेरे साथ आमने सामने मुकाबला करना चाहती हैं। वो पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं है। मैं चिल करना चाहती हूँ, इसलिए जा रही हूँ। नाउ आई हैव टू गो बी, कहकर वो आगे बढ़ गई। पवन ने उसकी बात पर सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। वहीं काल उन दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वो उन दोनों की बातें सुन रहा था। प्रीति की बात सुनकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई थी। वो एक तरफ सिर झुकाए जाती हुई प्रीति को देख रहा था। प्रीति बाहर आई तो उसे अपने कार के पास नितिन खड़ा मिला। उसे देखकर पहले तो प्रीति अनकंफर्टेबल हो गई थी, पर फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और आगे बढ़कर नितिन से बोली, हे यू,
नितिन अपने फोन में देख रहा था। आवाज सुनकर उसने सिर उठाकर देखा तो बस मुंह खोले देखता ही रह गया। प्रीति उसके तरफ आते हुए बोली, मुझे कल जाना है। नितिन उसे देखने में इस कदर खोया हुआ था कि उसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दी थी। प्रीति ने उसे अब भी खड़ा देखा तो वो उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, हेलो, मुझे देखना हो गया हूँ तो चले। इस बार उसकी तीखी आवाज सुनकर नितिन सेंस में आया और जल्दी से सिर हिलाते हुए बैक सीट का डोर ओपन कर दिया। प्रीति ने उसे देखकर सिर हिलाया, फिर कार में बैठ गई। नितिन ने डोर बंद किया, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दिया। प्रीति बैक सीट पर बैठी अपने फोन में बिजी हो गई थी। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया तो उसकी नज़र सीधे रिव्यू मिरर पर पड़ी, जिसमें नितिन का चेहरा दिख रहा था। उसे देखकर प्रीति उसे ही देखने लगी थी। नितिन का सारा ध्यान कार ड्राइव करने पर था, पर अचानक उसने पलकें उठाकर मिरर में देखा तो उसकी आंखें प्रीति की आंखों से जा टकराई। नजरें मिलते ही प्रीति सकपा गई और झट से अपनी नजरें हटाकर बाहर देखने लगी। वहीं उसे इस तरह घबराता देखकर नितिन के होठों पर मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद नितिन ने कार रोकी तो प्रीति कार से बाहर निकलकर बोली, तुम यहीं वेट करना, मैं आती हूँ। नितिन ने सिर हिलाया तो प्रीति अपना पर्स उठाकर क्लब के अंदर चली गई। नितिन ने आसपास देखा, वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। नितिन ने कार पार्क की जहाँ कोई और कार नहीं थी और हल्का अंधेरा भी था। फिर वो कार से बाहर निकलकर आसपास में ही टहलने लगा था। करीब 1 घंटे बाद नितिन ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, ये लड़की अब तक क्यों नहीं आई, अंदर कर क्या कर रही है। वो अंदर जाने को हुआ कि सामने से आ रही प्रीति को देखकर रुक गया, पर फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और प्रीति जो कि गिरने वाली थी उसे पकड़ लिया। प्रीति नशे में पूरी तरह टल्ली थी, इतनी कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। नितिन ने उसे इस कदर नशे में चूर देखकर अपना सिर पीट लिया था। उसने उसे किसी तरह संभाला, फिर अपनी कार में बैठाने लगा कि प्रीति ने उसके शर्ट को कसकर पकड़ लिया। नितिन ने उसे देखा तो प्रीति उसे अपने करीब खींचते हुए बोली, तुम्हारी स्लैम, तुम मुझे फिर से प्यार करो। नितिन उसकी बात सुन शॉक्ड रह गया। वो अपना शर्ट छुड़वाते हुए बोला, मैडम आप होश में नहीं है, चलाइए घर जाते हैं। प्रीति ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं जाना घर, तुम यहीं मुझे प्यार करो, अभी करो। नितिन कुछ कहता उससे पहले उसकी नज़र बॉडी पर गई और वहीं जाकर टिक गई। प्रीति की बॉडी उस ड्रेस में बहुत हॉट नजर आ रही थी। नितिन खुद को कंट्रोल करना चाह रहा था, पर प्रीति की गर्म सांसें उसे अब अपने गर्दन पर महसूस होने लगी थी। आखिर में उसने कसकर आंखें बंद की और अपना फ़ोन निकालकर किसी को एक मैसेज टाइप कर भेजा और कार का डोर बंद करते हुए प्रीति के करीब जाकर बैठ गया। प्रीति पलकें झपकाते हुए उसे ही देख रही थी। नितिन ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मैम हमें घर जाना चाहिए, आप बिल्कुल भी होश में। उसने इतना कहा ही था कि उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। प्रीति ने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे चुप करवा दिया था। अब नितिन का पेशेंस भी जवाब दे दिया था। उसने भी आगे बढ़कर प्रीति को अपनी बाहों में भरा और उसे बैक किस करने लगा। बाहर अब तक बाकी बचे लोग भी जा चुके थे। सिर्फ क्लब के बाहर कुछ गार्ड्स खड़े थे, बाकी सारे लोग वहां से निकल गए थे। कार के अंदर का तापमान गिरने लगा था। दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। नितिन के हाथ उसके ओपन थाई पर फिर रहे थे। अब तक वो भी पूरी तरह बेकाबू हो गया था। उसने एक एक कर प्रीति और अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। फिर वो उसके होठों को छोड़ उसके गले और कंधे पर अपने होंठ चलाने लगा था। प्रीति भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ ही देर में प्रीति की आहें सिसकियों में बदलने लगी थी। कार की शीशे चढ़े हुए थे, इसलिए उसकी आवाजें बाहर नहीं जा पा रही थी, पर नितिन आज बहुत वाइल्ड हो गया था, जिस वजह से प्रीति को दर्द हो रहा था, पर तब भी उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। हवेली रात के दूसरे पहल में जहां सारे लोग सो रहे थे, वहीं शिवम गार्डन में खड़ा था। शिखा उसे अपने बालकनी से देख रही थी। वो उसकी तकलीफ चाहकर भी कम नहीं कर पा रही थी। मोहिनी ने सच कहा था।
शिवम कहता नहीं है, पर जब से उसे मालूम हुआ था कि रिद्धि ने उसे जन्म नहीं दिया तब से ही वो अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में जानना चाह रहा था। शिखा ने कुछ पल उसे देखा, फिर वो नीचे उतरकर उसके पास जाने लगी कि उसे शिवम के पास जाता दिखा। उसे देखकर शिखा ने अपने कदम रोक लिए, तभी मोहिनी और रिद्धि भी उसके पास आ गई और तीनों शिवा और शिवम को देखने लगी। शिवम अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले ऊपर चांद को देख रहा था। तभी उसके कानों में शिवा की आवाज आई, नींद नहीं आ रही क्या? आवाज सुनकर शिवम ने चांद को देखते हुए ही कहा, नहीं आ रही नींद, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको भी नींद नहीं आ रही क्या? शिवा भी उसके बगल में खड़ा होकर चांद को देखते हुए बोला, अगर नींद आती तो यहाँ क्या करता मैं? शिवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया है, इसलिए भटक रहा हूँ। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, अब क्या कर दिया आपने? शिवा ने झट से कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो डैड की बात सुनकर भड़की हुई है, अब मनाना पड़ेगा उसे। वैसे आप क्वीन को कैसे मनाते हो? मेरी वाली तो पहली बार नाराज हुई है, वरना पहले तो उसे नाराज होना आता ही नहीं था। शिवम खुद पर प्राउड करते हुए बोला, मेरी लेडी मोकेम्बो नाराज नहीं होती। फिर कुछ पल रुककर मुंह बनाते हुए बोला, वो तो आग उगलती है आग। उसकी ये बात सुनते ही शिखा की आंखें छोटी हो गई थी। वो शिवम को रुको बताती हूँ वाली एक्सप्रेशन से देख रही थी। शिवी और मोहिनी ने उसे देखा, फिर दोनों ने नमे सिर हिला दिया। दोनों जानती थी अब शिवम की खैर नहीं थी। इन सब से अनजान शिवा ने कहा, ऐसा नहीं है, क्वीन बहुत समझदार है, वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही काबिल भी है। शिवम ने फिर से कहा, आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो आपके सामने अच्छा बिहेव करती है? आपको नहीं पता बीवी के कई शेड्स हैं और उनमें से सभी बहुत खतरनाक है। मैं कितनी मुश्किल से उसे हैंडल करता हूँ ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जब देखो तब सिर्फ अपनी नीली आंखों से मुझे घूरते रहती हैं। उसका फेवरेट काम ही मुझे तंग करना है, मुझे घूर कर चुप करवाना और मन मर्जी करना। शिवी और मोहिनी ने अब अपना सिर पीट लिया था। दोनों उसे बेचारगी से देखने लगी थी। शिवा ने फिर से कुछ कहना चाहा कि अचानक उसकी नज़र शिखा के परछाई पर पड़ी। परछाई देखकर वो सब कुछ समझ गया और कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा अगर ऐसा है तो आप उसे डांटकर चुप क्यों नहीं करवा देते? इस पर शिवम सफ़ेद झूठ बोलते हुए बोला, हाँ तो मैं भी हमेशा उसकी नहीं चलने देता, अब तो वो जो कुछ भी करती है मुझसे पूछकर करती है, बिना पूछे कुछ भी नहीं करती। मैंने उसे याद दिला है मैं उसका पति हूँ, मैं चुप होकर उसकी जादगी नहीं सहने वाला। शिवी और मोहिनी ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाते हुए झट से आगे बढ़ गई। वो शिवा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, शिव मुझे बात करनी है आपसे, कहते हुए वो उसे अपने साथ ले जाने लगी। शिवम ने पीछे पलटकर उसे जाते देखा कि एकदम से उसकी नज़र शिखा पर पड़ी जो उसे घूरकर देख रही थी। उसे देखकर शिवम समझ गया कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली है। उसने शिवा को देखा जो जाते हुए अपनी बत्ती चमका रहा था। उसके चमकते दांत देखकर शिवम को समझने में देर नहीं लगी कि उसने जानबूझकर ये सब किया था। सारी बातें समझ में आते ही शिवम ने कसकर अपनी आंखें मिंच ली। अगली सुबह शिखा वॉशरूम से फ्रेश होकर कमरे में आई तो उसे अपना फ़ोन रिंग करता हुआ दिखा। उसने कॉल पिक किया और कान से लगाते हुए मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसने कहा, हम तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब रहने की ज़रूरत है, उसे अपनी आदत दिला दो कुछ इस कदर कि वो आंखें खोले तो उसे तुम दिखा, आंखें बंद करे तो तुम दिखा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर शिखा ने ओके कहा, फिर कॉल कट कर हेयर ड्रायर उठा लिया। शिवम जो कि सोफे पर सोया हुआ था उसकी आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई थी। उसने शिखा को रेडी होते देखा तो वो उठकर उसके पास गया और उसके हाथों से हेयर ड्रायर लेकर खुद उसके बाल सुखाते हुए बोला, बीवी नाराज हो? तुम कब से नाराज होने लगी यार? शिखा ने उसके हाथ से ड्रायर छीन लिया और बिना कुछ बोले अपने बाल सुखाने लगी। शिवम उसकी नाराजगी देखकर मन ही मन शिवा को शराबते हुए बोला, अच्छा फंसाया है आपने मुझे, आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने शिखा को अपनी बाहों में भरना चाहा कि शिखा ने उसके हाथों को झटकते हुए कहा, दूर रहो वरना हाथ तोड़ दूंगी।
शिवम ने अपना सलाइवा गटका फिर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, बीवी क्या तुम भी उन बातों में आ गई? यू नो ना आई लव यू टू मच। शिखा ने पलटते हुए कहा, माखन मत लगाओ, क्या कहा था तुमने? मैं तुम्हें सिर्फ घूरती रहती हूँ। शिवम ने झट से नमे सिर हिलाया तो शिखा ने हल्के गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो, मैंने अपनी कानों से सुना था, तुम न। शिवम ने उसकी आगे की बात उसके गले में रोक दी। उसने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया था। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.